अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको जो आई के करवाए थे इंस्ट्रूमेंट जो ओटी में अवेलेबल थे वो मैंने सारे करवा दिए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट जो थे वो रह गए थे, क्योंकि जो कि ओएसपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता देती हूँ आपको। ये हमारे पास पड़ा है स्लिट लैंप, जो कि स्लिट लैंप एग्जामिनेशन के लिए यूज़ होता है। ये मोस्टली जो है ना ओपीडी में पड़ा होता है। ठीक है, आप ओपीडी में जाएंगे तो आपको ये इस तरह की मशीन नज़र आएगी, जहाँ पे ना पेशेंट आते हैं। पेशेंट अपने चिन और फोरहेड को प्लेस करके, जो आगे वाला स्ट्रक्चर है, और फिर डॉक्टर्स जो होते हैं वो देख रहे होते हैं। इसमें मोस्टली हम क्या देखते होते हैं कि हम एज अ होल जो है ना आई को चेक कर लेते हैं, एंटीरियर स्ट्रक्चर को। मोस्टली जो एंटीरियरली पार्ट होता है हम उसको चेक कर लेते हैं, जैसे कॉर्निया का हो गया, कोई अगर लेंस की प्रॉब्लम है वो भी चेक कर लेते हैं। तो इसकी यूजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने अगर ये डायग्राम आ जाती है, पिक्चर आ जाती है हमारे ओएसपी में, तो हमें आनी चाहिए इसका नाम और इसके 2-3 यूजेस। फिर ये हमारे पास है, जो ये भी पड़ी होती है हमारी ओपीडी में पड़ी होती है। इसे हम कहते हैं केराटोमीटर या फिर कहते हैं ऑफ्थेल्मोमीटर। इससे हम क्या चेक करते होते हैं, कॉर्निया की जो कर्वेचर होता है हम वो चेक करते होते हैं। इसके अलावा एस्टिग्मेटिज्म तो नहीं है पेशेंट को, वो उसकी थिकनेस वगैरह सब कुछ हम केराटोमीटर से चेक कर लेते होते हैं। इसकी भी आपको सिर्फ ये डायग्राम और इसके 2-3 यूजेस लाजमी आना चाहिए, कि अगर कोई भी पिक्चर, कोई भी डायग्राम अगर हमारे ओएसपी में आ जाती है तो हमें वो आनी चाहिए। ठीक है। हमारी ओटी में जो रियल वाली केराटोमीटर और पड़ी हुई है, उसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं दिखा रही हूँ आपको केराटोमीटर या ऑफ्थेल्मोमीटर। ठीक है। तो देख लें, आगे इसके लिए एक फेस को होल्ड करने के लिए एक स्ट्रक्चर है, और फिर हमारे पास इस तरह से हम इस यहाँ से व्यू करते होते हैं। ठीक है, और हम मेजरमेंट ले लेते होते हैं इसे। नेक्स्ट आपके पास इस तरह की अगर कोई पिक्चर आ जाती है ओएसपी में और पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो हम ये विजुअल फील्ड डिफेक्ट को चेक करने के लिए पेरीमेट्री कर रहे होते हैं। ठीक है, कहीं पे कोई ब्लाइंड स्पॉट तो नहीं है। जैसे कि ओपन एंगल ग्लाउकोमा के अंदर पेशेंट आता है, तो मोस्टली हम उसे डिटेक्ट ही इसलिए करते हैं कि उसके अंदर विजुअल फील्ड कोई ना कोई ब्लाइंड स्पॉट होता है उसका। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट की इलाजमेंट हो जाती है, या उसके साथ साथ विजुअल फील्ड डिफेक्ट आते हैं, तो इसे हम कहते हैं पेरीमेट्री। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये है एप्लानेशन टोनोमीटर। ये बहुत हाई यील्ड है, ओएसपी में मोस्टली आता होता है। इसके साथ एक पेशेंट होता है, पेशेंट की आई के बिल्कुल कॉर्निया के ऊपर जो ये बाई प्रिज्म लिखा हुआ है, जहाँ पे ये कॉर्निया को टच कर रहा होता है, और हम दूसरी साइड से हम इसे एग्जामिन कर रहे होते हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी पिक्चर आती है तो वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ दिस, तो हमने कहना ये इंस्ट्रूमेंट है एप्लानेशन टोनोमीटर। और उसके बाद हमने इसे यूज़ की क्या यूज़ है इसका, तो हमने इसे इंट्राओक्यूलर प्रेशर चेक करने के लिए यूज़ करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है टोनो पेन। टोनो पेन अभी यूज़ तो नहीं होते, लेकिन होते भी हैं बाज़ कई जगह पे यूज़ होते हैं। तो आपको ये भी आना चाहिए कि इसके आगे ना वो कौन शेप स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और पीछे आपको एक पेन सा नज़र आ रहा होगा, तो ये टोनो पेन है। ये भी हम इंट्राओक्यूलर प्रेशर चेक करने के लिए करते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है श्योर्स टोनोमीटर। तो श्योर्स टोनोमीटर मैंने आपको जो मेरी पिछली वाली वीडियो है जहाँ पे मैंने सारे इंस्ट्रूमेंट दिखाए हुए हैं, वहाँ पे श्योर्स टोनोमीटर भी मैंने दिखाया था, तो आपने वहाँ से देख लेना है। इसका कुछ भी नहीं आता, बस ये डायग्राम आपको आ सकती है, या फिर इंस्ट्रूमेंट खुद भी पड़ा हो सकता है, और पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है और आप किस लिए यूज़ करते होते हैं इसको। नेक्स्ट जो आपके ओएसपी में आ सकता है वो है गोनियो लेंस। गोनियो लेंस जो है हम गोनोस्कोपी के लिए करते होते हैं। इसमें आपको 3 लेंस नज़र आएंगे, बस इस तरह कोई स्ट्रक्चर है तो आपने लिख देना है कि ये गोनो लेंस है। ये इस तरह में से कोई भी डायग्राम आ गई है तो आपने कहना है गोनियो लेंस। फिर गोनोस्कोपी के लिए करते होते हैं, वो ये पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास एक है जिसे हम कहते हैं सिस्टोटोम। सिस्टोटोम जो होता है हम इसे करते होते हैं कैप्सूलोटमी। मीन अगर हम फैकोएमल्सिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो जो हमारे लेंस का अंटीरियर कैप्सूल होता है उसके अंदर पहले सुराख करते होते हैं, उसे काटते होते हैं थोड़ा सा। काटने के बाद फिर हम एक हाइड्रोडाइसेक्शन कैनोला होता है, वो बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है, आपको ऐसा ही सेम लग रहा होता है। आपकी जो बुक के डायग्राम के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सेम ऐसा है, लेकिन अगर नेट पे आप चेक करेंगे तो उसके एक बेंड होगा। इसके तो 2 बेंड है ना, फर्स्ट बेंड पहले और फिर लास्ट में छोटा सा बेंड है। इसे हम काटते होते हैं टीयर कैप्सूल को। हम इससे क्या करते होते हैं, कैप्सूलर हेक्सिस करते होते हैं, कैप्सूल लोट में करते होते हैं। लेकिन जो कैनोला होता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोडाइसेक्शन कैनोला, उससे हमने जो सॉल्यूशन होता है बैलेंस सा सॉल्यूशन से हमने पुट करना होता है। पुट करने के बाद हमारे पास जो कॉर्टिक्स होता है वो नीचे कैप्सूल से अलग हो जाता है।
ठीक है, और उसके बाद कैप्स जो खुद कॉर्टेक्स है वो अलग हो जाता है न्यूक्लियस से। तो हम इसे कहते हैं कि हाइड्रोडाइसेक्शन और हाइड्रोडिलिनेशन। तो आपके पास ऐसे कोई डायग्राम आ गई है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। मोस्टली जो आते होते हैं वो कैनोला के ही आते होते हैं। मीन हमारे जो वार्ड में है वो तो कैनोला का है, लेकिन आप अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज के अकॉर्डिंग आपने देख लेना है कि आपके उस जगह कौन सा है। लेकिन अगर ये रियल पिक्चर आती रियल इंस्ट्रूमेंट आता है फिर तो हम इसे उठा के देख लेंगे कि जिसके अंदर सुराख होगा मैंने वो कैनोला होगा तो वो तो कैनोला ही होगा, और जिसका नहीं होगा सिर्फ शार्प एंड होगा तो हम इसे कहेंगे ये हमारे पास क्या होता है, सिस्टोटोम। लेकिन अगर सिस्टोटोम ये लास्ट में बेंड भी हो और साथ कैनोला भी नज़र आ रहा है तो आपने इसे कहना है कि इरीगेटिंग सिस्टोटोम। ठीक है, फिर आपने इसका नाम इस तरह चेंज कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास ये यूज़ होता है, इसे हम कहते हैं कॉटरी। वैसे कॉटरी करने के लिए तो बहुत मशीनरी भी यूज़ होती हैं आजकल, लेकिन ये जो है ये एक सिंपल सा तरीका है कि इसमें जो एंड पे है ना गोल गोल, आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ आती है जिसका एंड बिल्कुल गोल गोल सा है तो आपने क्या देना है, कॉटरी के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या करते हैं, हम इसको गर्म करते होते हैं, गर्म करने के बाद जहाँ पे भी वो ब्लीडिंग हो रही होती है वहाँ पे हम उसे कॉटरी कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये भी आपका पॉसिबल है कि आ सकता है, मैंने जितनी भी आपकी मतलब ओएसपी जितनी भी थी पीडीएफ्स थे जितनी भी हर एक जगह जितना हो सकता था मैंने हर एक चीज़ आपकी इस पिछली वाली वीडियो में और इसमें मैंने ऐड कर दिया है। पिछली वाली वीडियो में सिर्फ वही चीज़ थी जो ओटी में अवेलेबल थी, लेकिन इसमें मैंने सारी बाकी चीज़ें भी जो थी मतलब आपके पीडीएफ में थे या फिर बुक में थी वो सब कुछ मैंने ऐड किया है। तो ऑलमोस्ट हर एक चीज़ कवर हो गई है। अगर फिर भी कुछ रह गया है, कुछ भी रह गया तो वो फिर आप एक दफ़ा देख लेना। ये हमारे पास है विस्को इलास्टिक जेल। अगर आपके पास कोई सिरिंज है और सिरिंज के कोई मतलब सिरिंज के आगे जो इसकी टेढ़ी मेढ़ी मतलब आगे से सिरिंज है इसकी, तो हमने इसे कहना है कि विस्को इलास्टिक जेल है ये। ठीक है, तो नीडल जो होती है इसकी बेंड होती है, हम इसे यूज़ करते होते हैं फेको के अंदर। आपको पता है कि हमने बार बार हमने इस वैसो इलास्टिक सब्सटेंस जेल डालना होता है ताकि वो जो हमारी आई है वो बिल्कुल कोलैप्स ना कर जाए अगर आगे से हमारा एक्वस निकल जाए तो। नेक्स्ट हमारे पास आपके पास ऐसी ही पिक्चर आती है कि आपके जो एक आंख होती है, आंख के दरमियान जो पेंटा है वहाँ से एक सिरिंज जा रही होती है। ठीक है, तो अगर इस तरह कोई सिरिंज हो तो आपने क्या करना है कि इसे हम कहते होते हैं लैक्रिमल सिरिंजिंग। जैसे ये सिरिंज होती है इसके आगे से बेंड होती है, लेकिन ये मतलब शार्प बेंड नहीं होता, इस तरह से गुलाई की फॉर्म में बेंड होता है। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो नाइफ़ यूज़ होती हैं फेकोएमल्सिफिकेशन में वो कौन कौन से होते हैं और हम किस तरह से इनको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे वो हमने किए थे वाना सीज़र और वो जितने भी सीज़र थे बाकी ज़रा वो कंफ्यूज कर रहे थे, इस तरह से भी थोड़े कंफ्यूज करते हैं। आपने इसे याद कैसे रखना है, सबसे पहले जो बेसिक है वो है केराटोम। केराटोम के जो आगे बेंड होगा वो कैसे होगा, वो होगा डायमंड शेप का। डायमंड शेप का होगा, आगे से उसकी नोकीला सा होगा। ठीक है, साइड से भी वो कट करेगा, आगे से भी वो कट करेगा। ठीक है, ये जो ना फेकोएमल्सिफिकेशन में मोस्टली आपने अगर गए हैं ओटी फेकोएमल्सिफिकेशन देखने तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे केराटोम यूज़ होता है। ठीक है, इसे हम क्या करते होते हैं कि कॉर्निया की इंसिजन देते होते हैं। इसके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं 1.5 टू 5.5 मिलीमीटर, मतलब इस तरह के डिफरेंट साइज़ हो सकते हैं इसके। लेकिन आपने ये याद रखना है कि जब भी आपके पास इस तरह का कोई इस तरह से कोई कलरफुल ही होगा। ठीक है, जब भी आपके पास इस तरह का कोई डायमंड शेप का कोई स्ट्रक्चर आ गया आपके पास, ठीक है, वो कर्व्ड है, ठीक है, वो छोटा है, वो थोड़ा साइज़ में बड़ा है, वो बहुत छोटा छोटा सा है, आपने से करना है कि ये केराटोम है। ठीक है, तो इससे हम इंसियन देते होते हैं किसके अंदर, कॉर्निया के अंदर। फिर हमारे पास है यहाँ पे लिखा हुआ है लेंस टिप लेकिन इसको जो कहते हैं ना वो है, इसका नाम है 15 डिग्री साइड पोर्ट एंट्री ब्लेड। इसको आपने कैसे याद रखना है, इसको ऐसे याद रखना है कि आपकी बुक में भी आगे डायग्राम आएगी, मैं वहाँ पे भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन जैसे हमारे घर में नाइफ़ होती है ना, वो क्या होती है कि वो वन साइड से काटती है, दोनों साइड से नहीं काटती होती। केराटोम तो दोनों साइड से काटेगा, उससे हमने अलग कर लिया, डायमंड शेप का होगा। ठीक है, लेकिन हमारे घर में जो नाइफ़ होती है उसका आखिर में नोक भी होती है और वो एक साइड से क्या होती है, शार्प होती है। सेम इस तरह से हमारे पास 15 डिग्री साइड पोर्ट एंट्री ब्लेड होगी। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं कि इसने कॉर्निया की इंसिजन देने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसको, और पास प्लेना विट्रेक्टमी कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में जो आपका है एक, जहाँ पे लिखा हुआ है कि रीसेंट,
अब क्रिसेंट को कैसे याद रखना है कि ये आगे से क्रिसेंट शेप का होता है, मतलब गुलाई में होता है, इसकी नोक नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी आपका नाइफ़ आता है तो हमने इसे पहचान लेना है। ये यूज़ कर देते हैं हम इसे टनल इंसिजन के लिए, कहीं पे टनल देने के लिए, या अगर हम मैनुअली अगर हम कैटरेक्ट सर्जरी कर रहे हैं तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल एंड पे दोबारा बुक की डायग्राम आएंगी, मैं दोबारा बता दूँगी। ये केराटोम है, ठीक है, इसका साइज़ लिखा हुआ है इन्होंने 2.2। नेक्स्ट आपके पास है जो कि ओटी में अवेलेबल नहीं था, ये भी एक नीडल होल्डिंग, मैंने वहाँ पे बताया था आपको ये फोर्सेप होता है, लेकिन यहाँ पे ये स्पेशल टाइप का फोर्सेप है जिसकी क्या होती है कि एक तरफ इसकी जो लेग होती है वो बड़ी सी होती है, दूसरी साइड पे छोटी होती है, ये याद रखना है। आगे से जो है ना ये शार्प नहीं होगा, ऐसी बात है, हमने नीडल होल्ड करनी है। इसका स्पेशल नाम भी है जिसे हम कहते हैं एरुगास स्टीवन, ठीक है, एरुगास स्टीवन या फिर कैल्ट नीडल होल्डिंग, या सिंपल नीडल होल्डिंग भी कह दें तो नो कुछ भी नहीं होता इससे। नेक्स्ट आपके पास ये भी आपके पास पिक्चर आती होती है, तो ये है रेटिनोस्कोप, ठीक है। रेटिनोस्कोप के लिए हम रेटिनोस्कोप किस लिए यूज़ करते होते हैं, हम यूज़ करते होते हैं रिफ्रैक्टिव एरर चेक करने के लिए, ठीक है। मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, जितने भी रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं हम इसे चेक कर सकते हैं, तो ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये है टोसिस क्लैम्प। टोसिस क्लैम्प क्या होता है कि अगर जब हमारी टोसिस हो जाती है अपर आईलिड की, तो उसको ठीक करने के लिए, उसकी सर्जरी के लिए हम टोसिस क्लैम्प यूज़ करते होते हैं। मूलर्स मसल्स के लिए इसको मेनली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्मेरिस रिट्रैक्टर, सिंपल रिट्रैक्टर कह दें आप, लेकिन अगर आप इसको डिस्मेरिस कह देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि इसका नेम फुल वाला यही है। इसे हम डिफरेंट ऑपरेशन के लिए रिट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई चीज़ यूज़ करते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैट्स पा। कैट्स की जैसे कैट्स के पंजा होता है वैसे ही ये होता है, ठीक है। इसे हम यूज़ करते थे लैक्रिमल वाउंड रिट्रैक्ट, इसे हम कहते हैं रिट्रैक्टर, मतलब रिट्रैक्टर की तरह ही है लेकिन इसका स्पेशल नेम इस तरह से इसीलिए है क्योंकि इसकी शेप ऐसी है। तो हम इसमें क्या करते होते हैं, जब सर्जरी करते होते हैं लैक्रिमल सैक या लिड की सर्जरी, तो हम रिट्रैक्ट करते होते हैं इसे। अच्छा, नेक्स्ट मैंने ये एक लिस्ट ऐड की है, तो आपने क्या करना है कि जो भी मतलब बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हमने कौन कौन से आई ड्रॉप्स करने हैं, तो ये लिस्ट है, आपने ये आई ड्रॉप्स क्या करने हैं कि ये सर्च करना है जो जो इसमें लिस्ट में है। सर्च करने के बाद आपने उसको एक दफ़ा देख लेना है। आपको उसका मैकेनिज्म एक्शन आना चाहिए, उसकी इंडिकेशन आनी चाहिए, उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन आनी चाहिए। इंडिकेशन तो हम सब ने तकरीबन की हुई है क्योंकि ये सारे या तो ग्लाउकोमा वाले हैं, या फिर एनेस्थेटिक होता है, या फिर हमारे पास कोर्टिकोस्टेरॉइड वाला कोई ना कोई होगा, या फिर एंटीबायोटिक कोई हो सकता है। तो इसी में से ही सब होंगे। आपने इस सब को एक दफ़ा लाजमी देख लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, टॉपिकामाइड वाला, फेनिलिफ्रीन, पेनिसिलोन, डेक्सामेथासोन, साइक्लोपेंटोलेट, एट्रोपिन, टिमोलोल, लिवोबिनालोल, पाइलोकार्पिन, एल्केन, लेटानाप्रोस्ट, ओलोपेटाडीन और फ्लोरबिप्रोफिन, ठीक है। तो ये स्टीरॉयड वाला है लास्ट वाला। आपने ये सारे के सारे एक दफ़ा लाजमी नेट से देख लेने हैं या जहाँ से भी देखने हैं, लेकिन आपको इन सब का आना चाहिए। इसमें से कोई भी आपका आ सकता है आई ड्रॉप, और आई ड्रॉप जब भी आता है वो आपसे पूछता है। हाँ, एक और बात मैंने बतानी थी कि जितने भी मेडिएटिक्स आते होते हैं, जैसे एट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, जितने भी होते हैं, आपकी जोगी में एक टेबल बना होगा, वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है हर एक की ऑनसेट कब होता है, मतलब उसका मैकेनिज्म जो एक्शन है वो कब स्टार्ट होता है, वो कितने दिन तक रहता है और कब तक वो ख़त्म होता है। ये जितनी भी ड्यूरेशन है ये भी आपकी ओएसपी में पूछ सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि जोगी की बुक खोलनी है और वहाँ से टेबल कर लेना है, लाजमी कर लेना है। नेक्स्ट ये मैंने बुक जो हमारी है तो इसकी मैंने ऐड की हैं सारी पिक्चर के, बता दूं कि इसमें से कौन कौन से करवा दिए मैंने और कौन कौन सी आपने पिक्चर देख लेनी है सिर्फ, ठीक है। तो आपको पहले वाला और सेकंड वाला तो मैंने करवा दिया था पिछली वाली वीडियो में। जो फर्स्ट वाला है बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है, स्पेकुलम ही आई। सेकंड वाला वायर स्पेकुलम हो गया जो करवा दिया था, फिर प्लेन फोर्सेप करवा दिया था। ये फिक्सेशन फोर्सेप आपने याद रखना है कि ये नहीं था ओटी में, तो आपने याद रखना है कि ये एंड से क्या होता है कि इसके स्ट्राइएटेड एंड होता है, ठीक है। तो ये फिक्स करने के लिए कोई भी चीज़ यूज़ करते होते हैं। नेक्स्ट स्पीड रेक्टस होल्डिंग फोर्सेप, ये भी नहीं करवाया था, आपने यहाँ से कर लेना है कि इसको स्पीड रेक्टस को होल्ड करने के लिए एक थोड़ा सा कर्व सा पार्ट होगा और एंड पे इसके बिल्कुल ऐसे टूथ लाइक प्रोसेस होंगे, लेकिन ये बेंड होगा, तो इसे होल्डिंग फोर्सेप कह सकते हैं हम सिंपल, ठीक है। उसके बाद है कॉर्नल फोर्सेप। कॉर्नल फोर्सेप बिल्कुल स्ट्रेट ही है लेकिन एंड पे थोड़ा सा एलिवेटेड होता है ये, तो आपने इसे याद रख लेना है कि ये कॉर्नल फोर्सेप है।
नेक्स्ट हमारे पास है स्विच टाइम फोर्सेप, मैंने करवा दिया था आपको। एरोगास इंट्रा कैप्सुलर फोर्सेप का आपने याद रख लेना है कि ये आगे से बेंड होता है, जैसे पीछे हम करे थे स्पीड रेक्टस वाला, सेम वैसे ही होता है, लेकिन उसके टूथ होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे इसके कप्स होते हैं, छोटे छोटे से कप्स होते हैं। तो हम इसको हमारे पास है आर्टरी फोर्सेप करवा दिया था मैंने। आगे है लेंस एक्सप्रेसर हुक। अच्छा, लेंस एक्सप्रेसर हुक और मसल स्ट्रैबिस्मस हुक जो है ना बिल्कुल सेम लगेंगे, बिल्कुल सेम, ठीक है। लेकिन जो लेंस एक्सप्रेसर वाला है वो आगे से राउंडेड सा हो जाएगा, जबकि मसल का इतना ज़्यादा राउंड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमारे जो वर्ड में था वो मसल स्ट्रैबिस्मस हुक ही है। नेक्स्ट मैंने डेस्मेरिस रिट्रैक्टर करवा दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लैक्रिमल बाउंड रिट्रैक्टर भी करवा दिया मैंने आपको भी। फिर है सेल्फ रिटेनिंग लैक्रिमल बाउंड, ये मूलर्स रिट्रैक्टर, ये आपने देख लेना है कि आगे से पीछे से इसके हमने टाइट करने के लिए पेज टाइप है, और आगे से इसके बाहर से प्रोसेस निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है कि ये रिट्रैक्टर है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है नीडल होल्डिंग, तो ये मैंने करवा दिया था। स्प्रिंग एक्शन जो है बता रहे हैं, ये सारे स्प्रिंग एक्शन वाले ही होते हैं। तो इसमें जो नीडल होल्डिंग वाला मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में, बहुत अच्छे से बताया था, वो आपको याद हो गया होगा। आगे नीडल होल्डर फिर से है, उसके बाद है एरोगास का उन्होंने बताया हुआ है, जो मैंने बताया था आपको कि एक नीडल होल्ड करने के लिए हमारे पास एक अलग सा ये होता है, जिसका एक जो साइड होती है वो लंबी है काफ़ी और एक छोटी है, जैसे हम कहते हैं एरोगास टी1 या फिर कैल्ट नीडल होल्डर। खाली आप नीडल होल्डर भी कहते हैं तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट मैंने दिखा दिया आपको कैराटोम। कैराटोम देखें डायमंड शेप का है, वो कर्व्ड है, सीधा है, और जैसा भी है आपने बताना है कि डायमंड शेप का है तो कैराटोम है। फिर 15 डिग्री साइड पोर्ट एंट्री है, ये इसका नाम इसी वजह से है कि हमने इसकी मतलब एंट्री या ब्लेड की जो साइड से कट करते होते हैं, क्योंकि एक साइड से है ये। अब इसको आप गौर से देखें कि जैसे हम घर में नाइफ़ यूज़ करते होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसका एक साइड से ये वो है कर्व्ड सा है, एक साइड से बिल्कुल फ्लैट सा सीधा सा है, और हम इसको एक साइड यूज़ कर सकते हैं कट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिसन नाइफ़, तो क्रिसन नाइफ़ आगे से बिल्कुल गोलाई की फॉर्म में है, ठीक है, तो ये याद हो जाएगा हमें। उसके बाद है टोकीस नाइफ़। टोकीस नाइफ़ एक मतलब आगे से फ्लैट सा ब्लेड होती है, कट करने के लिए नहीं होती, बस ये लंबी सी ब्लेड होती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं टोकीस नाइफ़। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, ये है सिस्टोटोम या फिर कैप्सुलोटोम। तो मैंने बताया था आपको सिस्टोटोम जो यूज़ करते होते हैं जिसके लिए यूज़ करते होते हैं, ये बिल्कुल छोटी सी नीडल टाइप होती है और लास्ट बेंड मिलेगी आपको। नेक्स्ट हमारे पास है फोन बॉडी स्पर्ड, मतलब कोई भी अगर कोने से फोन बॉडी चली गई है तो उसको निकालने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने सीज़र का बता दिया था, नेक्स्ट सीज़र का बता दिया था। उसके बाद हमारे पास है कॉर्नर सीज़र, तो कॉर्नर सीज़र भी मैंने आपको बता दिया था कि ये कोने को कट करने के लिए होता है, और सबसे जो लंबी इसकी होती है, सबसे लंबी नाइफ इसी की होती है। आगे है स्प्रिंग सीज़र या वेस्ट कोट सीज़र की बात करें तो ये भी हम यूज़ करते हैं कंजक्टिवा काटने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वाना सीज़र, ये मैंने करवा दिया था, सबसे छोटा रिफाइन वाला जो सीज़र था वो वाना सीज़र था। उसके बाद ये कैलिपर यूज़ करते होते हैं, इस कैलिपर को यूज़ करते होते हैं कॉर्निया की कोई भी डायमीटर वगैरह यूज़ करने के लिए, कि अगर स्किंट हो गया है तो हमने ये चेक करना होता है कि हमने मतलब मेजरमेंट लेनी होती है कि कितना हमने ऑपरेट करने के बाद मिलीमीटर कितना हमने मीडियली या लेटरली इसको लेके जाना है मसल को। नेक्स्ट क्लेजन क्लैम्प कर लिया था। टोसिस क्लैम्प जो होता है, ये टोसिस क्लैम्प भी कर लिया था अभी पीडीएफ में। उसके बाद इंट्रोपियन क्लैम्प हो गया था, ये इरिगेशन एस्पिरेशन कैनोला हो गया था, आरएस डिपोजिटर हो गया था। आरएस डिपोजिटर जो सेकंड वाली डायग्राम है वो वाला करवाया था। उसके बाद हमारे पास है कैलमन मैकफर्सन फोर्सेप करवा लिया था मैंने, जिसमें इंट्राओकुलर लेंस होल्डिंग फोर्सेप कहते हैं इसको। नेक्स्ट है सिंस्की हुक या फिर इंट्राओकुलर डायलर, और जो आपके पास थर्ड डायग्राम है चॉपर वाली, ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, इनका डिफरेंस मैंने वीडियो में बताया था आपको। सेकंड देखें हाइड्रोडाइसेशन कैनोला। हाइड्रोडाइसेशन कैनोला जो होती है वो एक कैनोला टाइप होती है, इसमें से हमारी फ्लूइड निकल रहा होता है, बैलेंस साल्ट सॉल्यूशन निकल रहा होता है। जब हम फैको कर रहे होती हैं तब हमने क्या करना होता है कि कॉर्टस को अलग करना होता है कैप्सूल से, इसे हम कहते हैं हाइड्रोडाइसेक्शन, तब ये सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा हाइड्रोडिलिनेशन के लिए यूज़ होता है कि हमने सेपरेट करना होता है कॉर्टस को फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चॉपर हो गया है, उसके बाद क्लेजन स्कूप हो गया है। फिर है पंक्टन डायलेटर जो है, ये मेरी एक वीडियो आएगी नेक्स्ट, तो उसमें आप देख लेंगे कि पंक्टन जो डायलेटर होता है आगे से इस तरह से गोल सा होगा एंड इसका, ठीक है। उसके बाद है लैक्रिमल प्रोब, तो ये बिल्कुल इजी सा है कि दोनों साइड से इसकी लंबी सी वायर टाइप होगा ये, और ये मोस्टली जो डायग्राम आती है इसकी बच्चे की प्रोबिंग कर रही होती हैं तो डायग्राम देते हैं वो। नेक्स्ट हमारे पास है लैक्रिमल कैनोला, तो लैक्रिमल कैनोला मैंने करवा दिया था, ठीक है, जब हम सिरिंजिंग कर रहे थे।
उसके बाद हमारे पास है बोन पंच। बोन पंच बिल्कुल इस जैसे पिस्टल होती है बिल्कुल वैसा ही होता है ये, हमने बोन को काटने के लिए यूज़ करना होता है DCR के अंदर। उसके बाद है डेग्रोसिस्टोराना, उसमें बर, तो बर के लिए हमें कोई होल काटना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास है बोन निबलर, तो बोन निबलर को हम बोन के लिए यूज़ कर देते हैं DCR के अंदर। उसके बाद है इविसरेशन स्पैचुला, तो इविसरेशन स्पैचुला जो होता है जब हमारे पास पेन ऑफ्थेल्माइटिस हो जाता है तब हमने क्या करनी होती है, इविसरेशन करवानी होती है, तो ये स्पैचुला टाइप होता है। उसके बाद ये मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। ऑफ्थेल्मोस्कोपी करनी होती है हमने, ठीक है, और जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप। और उसके बाद हमारे पास होती है अप्लेनेशन टोनोमीटर, भी मैंने करवा दिया आपको। सो ये सारे एंड हो गए हैं। जितनी भी आई के पॉसिबल थी और भी मैंने वो सारी की मतलब इंस्ट्रूमेंट जितनी भी पॉसिबल थी वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। हमारे पास प्रोब है जिसे हम कहते हैं लैक्रिमल प्रोब। इसे हम अगर ओपनिंग नहीं हो रही है तो हम प्रोबिंग करते होते हैं बच्चों में, ये ताकि वो ओपन हो जाए बार बार, तो ये प्रोब यूज़ होता है। इसके बाद ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये इस तरह से ये दोनों एंड होंगे इस तरह से, इसे हम यूज़ करते हैं, इसे हम कहते हैं पंक्टम डायलेटर। पंक्टम को डायलेट करने के लिए, मतलब प्रोबिंग करने से पहले हम पंक्टम को डायलेट करते होते हैं, तो पंक्टम डायलेटर है ये। बस ये तो सेक्शन ट्यूब है। और ये हमारे पास देखिए, इसका जो है ना ये यूज़ होते हैं हम कोई भी पस वगैरह रिमूव करने के लिए, लेकिन ये क्लेजियन जो ना स्कूप नहीं है, वो जो होता है ना वो बिल्कुल छोटा सा होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये पड़ा है, ये बिल्कुल छोटा सा जो होगा ना चम्मच टाइप, ये हमारे पास क्लेजियन स्कूप है।